हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं संवैधानिक संस्था मानव अधिकार आयोग के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्य स्टेट की जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी मानव अधिकार आयोग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को, जो भी विद्यार्थी एमपीपीएससी या फिर पीसीएस अन्य राज्य की तैयारी कर रहा है, वो सब इस वीडियो को देखकर मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी को अपनी बढ़ा सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के आखिरी में मैं अगले वीडियो के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अगला वीडियो मेरा कौन सा आएगा। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मानव अधिकार आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है भारत सरकार की, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में से शुरुआत करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से जाना गया और उसको पारित किया गया था। ठीक है ना। 28 सितंबर 1993 से ये प्रभावी हुआ, यानी कि ये लागू हुआ। लागू होने के बाद में 28 सितंबर 1993 से ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में प्रभावी हुआ। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जे जो था, जे एक विशेष राज्य का दर्जा था इसको। तो यहाँ पर इस सीमा के अंतर्गत में राष्ट्रीय मानवाधिकार के नियम लागू उस समय नहीं होते थे। लेकिन अभी हाल ही में 2 वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है वो खत्म कर इसको सामान्य राज्यों की तरह शामिल किया गया। तो अब ये राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसके बाद में 2005 में इसको संशोधन किया गया। तो ये जो अधिनियम है ये पूरे के पूरे राष्ट्र पर, भारतवर्ष में इसको ये लागू होता है। ठीक है ना। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि इसका जो नाम है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से चालू हुआ। फिर 2005 में इसका संशोधन किया गया और संशोधन के बाद में ये पूरे भारतवर्ष में इसको ये लागू होता है। जब ये जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा नहीं था, उस समय नहीं था लागू, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर इसको सामान्य राज्यों की तरह शामिल किया गया है। तो यहाँ पर भी अब ये लागू होता है। अगला जो पॉइंट है वो है मानव अधिकार को बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन करने के लिए संबंधित जो विषय अनुसंगित विषय हैं, ठीक है ना, वो सभी इसमें इस नियम में समाविष्ट हैं। ठीक है ना। इस नियम में सभी चीजों को पारित किया गया है इस अधिनियम में। तो सभी की अलग अलग परिभाषाएं इसमें समाविष्ट है। तो इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि राष्ट्र पूरे के पूरे देश के स्तर का जो आयोग कहलाएगा वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहलाएगा। राज्य के स्तर में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा और उन सभी के लिए न्यायालयों की व्यवस्था होगी, यानी कि वहां पर सभी आम जनों को, जो कि चाहे वो राष्ट्र का हित का मामला हो या फिर राज्य के हित का मामला हो, उन सबको न्याय मिले। तो उन सबके लिए अलग से न्यायालयों की यानी कि अलग से ही कोर्ट की आवश्यकता होगी। तो वो भी यहाँ पर उसके लिए भी पूरी की पूरी परिभाषित इस अधिनियम में वो परिभाषित किए गए हैं। ठीक है ना। अगला जो बिंदु है, यह अधिनियम भारत गणतंत्र के 40वें वर्ष में, ठीक है ना, 44वें वर्ष में यह अधिनियमित किया गया, यानी कि टोटल 1993 में यह अधिनियमित किया गया। 1947 में अपना देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के जंजाल से मुक्त किया गया इसे। उसके बाद में अपना देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के 44वें वर्ष में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, यानी कि इससे पहले मानव अधिकार जैसी कोई विषय वस्तु थी नहीं और मानव के अधिकारों का काफी जगह हनन हो रहा था। इस कारण से, ठीक है ना, इस कारण से सरकार ने यह निर्णय लिया, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को पारित करवाया और एक अध्यादेश लाके मानव संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। इस अधिनियम में टोटल 43 धाराएं हैं और 8 अध्याय, यानी कि टोटल 8 अध्याय के अंदर, यानी कि 8 चैप्टर, 8 जो चैप्टर हैं, 8 चैप्टर के अंदर में टोटल 43
43 धाराओं का समावेश है और 43 धाराओं के अंदर में वो सारी चीजें परिभाषित हैं जो कि एक व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए चाहिए होती हैं। तो वो सारी धाराएं इसमें समाविष्ट हैं, ठीक है ना। इसलिए इन सभी के बारे में मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको अलग से एक वीडियो में दूंगा। इसमें सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि इस अधिनियम में कुल 43 धाराएं और 8 अध्याय हैं। अगला जो पॉइंट है, इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम की जो परिभाषा दी गई है, ठीक है ना, और उसको बोलते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये इसका संक्षिप्त नाम है और इस संक्षिप्त नाम को जो रखा गया वो रखा गया है धारा 1 के 10वें भाग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। धारा 1 के 10वें भाग में, ठीक है ना, इसको रखा गया है और इसका नाम है संक्षिप्त नाम दिया गया है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और इसको धारा 1 के 10वें भाग में रखा गया है, ठीक है ना, इस संक्षिप्त नाम को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धारा के अंदर में क्या अधिनियमित है, क्या परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। अधिनियम में संक्षिप्त नाम किस धारा के अंतर्गत है, तो वो है धारा 1 के 10वें भाग में इसको रखा गया है और इसका जो नाम है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ऐसे ही आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है मानव अधिकार। मानव अधिकार की जो परिभाषा का अधिनियम को की जो परिभाषा है वो अधिनियम के धारा 2 के घ में दी गई है। जितनी भी धाराएं मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 2 के घ में इसकी परिभाषा दी गई है जो कि किसकी है, मानव अधिकार की परिभाषा, ठीक है ना। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन का प्रावधान का अधिनियम है वो धारा 3 में रखा गया है, ठीक है ना। धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान धारा 3 में रखा गया है। इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। गठन का प्रावधान धारा 3 में रखा गया है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में 1993 सितंबर 1993 में राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, जैसे मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति ने इस पे अध्यादेश लागू किया था। इसको ना केंद्र सरकार ने कि किसी भी हाउस में इसका कोई बिल पारित नहीं हुआ था। 1993 सितंबर में राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। आइए समझ लेते हैं नियुक्ति और त्याग पत्र, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में नियुक्ति कैसे की जाती है और उसके त्याग पत्र क्या क्या है, कैसे त्याग पत्र स्वीकार किए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी इसमें आपको मिली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। यानी कि जो समिति बनती है, ठीक है ना, इस आयोग को बनाने के लिए, तो उस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और बाकी के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है ना, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है और उपसभापति जो कि उपसभापति यानी कि उपराष्ट्रपति की उपलब्धता ना होने के कारण राज्यसभा को संभालता है, वो उपसभापति कहलाता है। तो जो उपसभापति होता है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की जो समिति होती है उसमें सदस्य होता है। सदन के दोनों सदनों के जो संसद है, ठीक है ना, लोअर हाउस और अपर हाउस, उसके जो सदस्य विपक्ष के नेता हैं, ठीक है ना, अपोजिशन के जो लीडर हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। और साथ साथ गृह मंत्री, जो भारत का गृह मंत्री है, वो इसका सदस्य होता है। तो उनकी अनुशंसा पर, ठीक है ना, वो रिकमेंड करते हैं कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। उनकी अनुशंसा के बाद में ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो पात्र उम्मीदवार है वो कौन होगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या होगा, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रधान न्यायाधीश रह चुका है, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व में रह चुका है, उसके बाद में वो वहां से रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है ना, उस पद से मुक्त हो गया है, वही व्यक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का उम्मीदवार की पात्रता रखता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैं, जो उम्मीदवार की पात्रता है वो सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रह चुका हो, वही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के योग्य होता है। अगले बिंदु में है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, अध्यक्ष के बाद में फिर इसमें सदस्यों की आवश्यकता होती है, जो कि पूरी की पूरी एक कमेटी बनती है, उसमें सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। तो जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं,
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो इसमें एक सदस्य होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो सदस्य होता है वो उच्च न्यायालय यानी कि राज्य में जो न्यायालय होते हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश वो इसका सदस्य होता है। और साथ ही साथ 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो जिनको कि मानव अधिकार आयोग के संबंधित विषयों पर ज्ञान हो और उस पर व्यवहारिक अनुभव हो, यानी कि रियल एक्सपीरियंस हो, वो भी इसमें 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। 2005 में जो संशोधन किया गया, ठीक है ना, राष्ट्रीय संशोधन के बाद में इसमें 4 सदस्य और रखे गए। वो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसूचित जाति, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसका एक सदस्य, उसका, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का, और राष्ट्रीय महिला आयोग का की जो अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है, यानी कि ये टोटल 4 और 4 पुराने ये वाले, ये 4 ये और 4 ये, तो ये टोटल 8 सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, +1 ये अध्यक्ष हो गया, बाकी के सब मेंबर हो गए, तो आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। अब देख लेते हैं आयोग में जो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो कार्यकाल होते हैं नियुक्ति के बाद में, वो होता है 5 वर्ष का, यानी कि एक अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जब अध्यक्ष बन जाता है तो उसका अधिकतम जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और या फिर उसकी आयु 70 वर्ष तक जब तक नहीं हो जाती, ठीक है ना, तब तक होता है। यानी कि अगर कोई अध्यक्ष मान लीजिए 67 ईयर का है और वो अध्यक्ष बनता है, तो वो अप टू 70 ईयर तक ही अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद में इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतम आयु 70 वर्ष तक ही इसमें सुनिश्चित की गई है, या फिर 5 वर्ष तक का कार्यकाल, यानी कि किसी की आयु अगर 60 है तो वो 65 ईयर तक, यानी कि टोटल 5 वर्ष तक पूरा का पूरा उसका कार्यकाल रहेगा। इसी तरीके से आयोग के सदस्य की जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का और या फिर 70 वर्ष पूरी होने तक वो सदस्य रहेगा, ठीक है ना। 70 वर्ष पूरा जैसे हो जाता है वो सदस्यता से हटा दिया जाता है। अधिकतम आयु 70 वर्ष रखी गई है और 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल रखा गया है। अगला पॉइंट है आयोग के अध्यक्ष और आयोग का जो सदस्य हैं, अगर वो वहां से हट जाते हैं, ठीक है ना, हटाने के बाद में वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी सरकारी उपक्रम में नौकरी के लिए योग्य नहीं रहते हैं वो, ठीक है ना, वो किसी भी पद पर आसीन नहीं रह सकते हैं। अगर वो एक बार आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य बन जाते हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की किसी भी सरकारी उपक्रम में नौकरी के योग्य नहीं रहते, यानी कि नौकरी की नहीं कर सकते हैं वो, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अगला है त्याग पत्र, ठीक है ना। त्याग पत्र कैसे देते हैं? अध्यक्ष और सदस्य अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर उनको अपना त्याग पत्र देना है, अपने को अपने पद से इस्तीफा देना है, तो वो राष्ट्रपति के समक्ष ही अपना इस्तीफा प्रस्तुत करेंगे। अगर राष्ट्रपति चाहेगा, ठीक है ना, उस पे विचार विमर्श करने के बाद में अगर वो चाहेगा कि ये सही है तो फिर वो उनका इस्तीफा स्वीकार कर सकता है, अथवा वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। अध्यक्ष और सदस्य ये राष्ट्रपति के समक्ष ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के समक्ष ही ये त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इनको हटाया जाना, ठीक है ना। अध्यक्ष और सदस्य को हटाया कैसे जा सकता है? अगर ये अव्यवहारिक हैं या फिर अक्षमता है, यानी कि सक्षम नहीं है, वो अपनी क्षमता पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पास में ये पावर रहता है कि वो उसको हटा सकता है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति के पास में पूरा पावर है कि अगर योग्य नहीं है अध्यक्ष और योग्य नहीं है सदस्य, तो उनको राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के द्वारा उनको उसको हटा सकता है। लेकिन हटाने से पहले इसमें प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय इसकी पूरी जांच करता है और जांच में अगर ये सत्य पाया जाता है कि अध्यक्ष अव्यवहारिक है या फिर कुछ गलतियां की हैं उसने, या फिर अपने कार्य को पूरी तरीके से कर नहीं पा रहा है, सक्षम नहीं है, चाहे वो सदस्य हो या फिर अध्यक्ष, तो उस पर जांच में अगर खरा उतरता है तो उनको हटा सकते हैं। लेकिन जांच होना इसमें बहुत जरूरी हो। जांच सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच के ऊपर अगर कोई है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही
वहां के अध्यक्ष या फिर सदस्य को हटाया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है, इस आयोग से संबंध में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके पास में अपनी खुद की एक मशीनरी होती है। ये मतलब किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की किसी भी मशीनरी पर ये डिपेंड नहीं होते हैं। इसकी पूरी की पूरी मशीनरी होती है, इसके पूरी की पूरा पुलिस बल होता है और पूरी की पूरी टीम होती है जो कि अपनी खुद की जांच करती है और अपनी खुद का ही पूरा का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करती है। किसी की भी हेल्प नहीं लेती है, चाहे वो पुलिस विभाग किसी राज्य सरकार का हो, किसी पर वो निर्भर नहीं रहती है। तो खुद की ये मशीनरी होती है इनके पास में, खुद की मशीनरी के द्वारा ही ये पूरी जांच करवाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत में जो धारा 21 है, ठीक है ना, इसको आपको ऐसे याद रखना है। धारा जो 21 है, धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसके बाद में 2005 में संशोधन के बाद में धारा 21 में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। और धारा 22 में, ये आपको याद रखना, धारा 22 में राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ही ऐसे ही याद रखना है, अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है ना, इनकी नियुक्ति धारा 22 के अनुसार की जाती है, ठीक है ना। धारा 22 के अनुसार कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है ना। राज्य में राज्यपाल प्रथम नागरिक होता है, तो राज्यपाल ही राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करता है और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। और उसी के पास में जिस तरीके से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के की पूरी जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के पास में होती हैं, तो उसी तरीके से राज्य मानवाधिकार आयोग की पूरी शक्तियां और पूरे पावर वो राज्यपाल के पास में हो। तो ये था पूरा वीडियो जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आपको वीडियो कैसा लगा? कंटेंट जो मैंने बनाया था वो आपके लिए काबिल है कि नहीं, इसके बारे में मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इसमें जो 43 धाराएं हैं और 8 चैप्टर हैं, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि वो 43 धाराएं हैं, वो धाराओं में क्या क्या परिभाषित किया गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और 2005 के संशोधन के बाद में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो धाराओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि किस धारा में किस चीज का प्रावधान किया गया है। तो हर चैप्टर में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 तक अलग अलग धाराओं का समावेश है। तो उनके बारे में मैं अलग से वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। उस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। और अगला जो वीडियो होगा वो आपके लिए मैं लाऊंगा नीति आयोग के बारे में। तो आप अगले वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखें और इसमें पूरे नीति आयोग के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। मेरा चैनल, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है। साथ ही साथ कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो में समाप्त करता हूं। अगली वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।